नमस्कार, मैं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने-अपने बड़े लीडरों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनावी प्रचार हरिद्वार से शुरू किया था गढ़वाल मंडल के लिए और कुमाऊं मंडल में राजनाथ सिंह की रैली के साथ शुरू हुआ कुमाऊं मंडल में। अब उत्तराखंड का जो राजनीतिक सिनेरियो 2027 की तरफ जा रहा है, वो किस दिशा में जाता है? हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़ चुके हैं, संजय जोशी जी। वो राजनीति को, उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। जी। सर, आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जी की रैली के बाद कुमाऊं मंडल में बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जा रही है? जी, जैसा कि हम बात करें अलग-अलग, जैसे हरिद्वार में देखा जाए तो अमित शाह ने चुनावी बिगुल की फूँक दिया है। वहीं उसी क्रम में अपने हरिद्वार के बाद जो हल्द्वानी है, जिसको हम कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजनाथ सिंह की रैली हुई। रैली के दौरान उन्होंने जो अपनी धामी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसमें जो 4 साल की उनकी उपलब्धियां हैं, उसका बखान किया। लोगों के बीच में जो प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको बताया। जिस ढंग से प्रदेश सरकार ने यूसीसी कानून को लाया और जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, जिसको जो कह रही वो ज़मीन काफ़ी हद तक खाली कराई है। उनका कहना है कि जैसे हल्द्वानी के बनभूलपुरा को लें, अगर ये ज़मीन खाली हो जाती है तो एक बहुत बड़ी जो हल्द्वानी को एक सौगात मिलेगी। जो विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा था, जैसे वंदे मातरम जो ट्रेन है, इस तर्ज पे कई ट्रेनें यहाँ से बाहर को जाएंगी और ये जो क्षेत्र है इसका विकास होगा। उन्होंने जो पूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र जो हमारा माना जाता है तो उत्तराखंड, उसमें जो सैनिकों के लिए जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार ने संचालित की हैं, यहाँ उन्होंने उस योजनाओं का जिक्र किया। और देखा जाए तो उन्होंने इसी बहाने जो अपनी जनसभा के बहाने लोगों को एक रिझाने की भी कोशिश की। और जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुलना और भाजपा की जो विकास कार्य हैं भाजपा के समय में, उस कार्यों का उन्होंने यहाँ बखान किया। जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस इस समय अपने-अपने चुनावी प्रचार में कितने एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं? जी, दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जहां अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन मुद्दे पे कांग्रेस सशक्त होकर के उभर रही है। और यहाँ तक कि यूकेडी की हम बात करें, यूकेडी भी यही मामले उठा रही है उनका। और अभी तक जो कांग्रेस का कहना है कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ और उसमें उनका है कि सिटिंग जज से जो क्या कार्रवाई हुई, अभी तक वो जो जांच चल रही है कहाँ तक पहुंची, तो कांग्रेस भी ये जानना चाह रही कि वो जांच आखिर कहाँ तक पहुंची है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं अंकिता हत्याकांड के, वो बेनकाब हो, लोगों के बीच में जो है एक अच्छा मैसेज जाए। तो बीजेपी इस समय चुनाव प्रचार में आगे चल रही है कांग्रेस? देखा जाए तो भाजपा ने चुनावी तैयारियां अपना बूथ स्तर पे, संगठन स्तर में बैठक करना, धीरे धीरे जो उन्होंने संगठन की जो कार्यशालाएं आयोजित कर रही हैं, हर एक बूथ स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो बीजेपी के जो संगठन के कार्य हैं, कांग्रेस की अपेक्षा वो काम तेजी से हो रहे हैं। और कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को हम संगठन की दृष्टि से फिलहाल आज तक मजबूत मान सकते हैं। मतलब कि अभी तक का जो भी देखा जाए, पूरा सिनेरियो देखा जाए, तो कांग्रेस पीछे है भाजपा से? हाँ, फिलहाल अभी तक है जो वर्तमान की स्थिति है, तो कांग्रेस ने जो भाजपा की कार्यशालाएं हैं जगह जगह हर एक बूथों में लग रही है, हर एक मंडलों में लग रही है, हर एक जिलों में लग रही है। तो बाहर से इन्होंने अपने वक्ता बनाए। बीच में इसी को लेकर के भाजपा ने देहरादून में भी बैठक की। उसके बाद जो प्रशिक्षण की कार्यशालाएं हैं वो जो ब्लॉकों में, मंडलों में, जिलों में आयोजित की जा रही हैं। जैसे कि आप 90 के दशक से देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति को, जब यूपी में था उसके बाद उत्तराखंड में ये शिफ्ट हुआ, तो तब से अभी तक का जितना भी चुनाव प्रचार है सारा एकदम बदल गया है। अब पूरा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे आ गया है और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि भाजपा के, अगर आप उत्तराखंड के ऑफिशियल पेज पे चले जाइए या कांग्रेस के चले जाइए, तो वो बिल्कुल एकदम से ऐसा एक जंग का मैदान बन गया है। दोनों एक दूसरे पर
इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस जारी कर रहे हैं एआई से बनाए हुए, या सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भी टारगेट कर रहे हैं, या बीजेपी वाले सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या भविष्य के लिए सही है? जी पांडे जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो पहले तक था, जो वर्तमान में जो सिनेरियो पूरा बदल गया है, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जिसको हम कहेंगे, आज वो सब टकरारे हैं। आदमी आपस में वो चर्चा ना करके सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को एकदम जो अपना उत्तर दे रहा है, प्रश्नों का उत्तर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दिया जा रहा है। जो मेरी और आपकी बात बैठ करके सहजता के साथ हो सकती है, धीरे धीरे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में बीजेपी को हम आगे भी मान सकते हैं। इस बीच जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक इसको देखा जाए, जो नए नए सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पोर्टल चल रहे हैं, तो अपनी अपनी खबरों को लेकर के, और तो आप ये जानते ही हैं वर्तमान का परिदृश्य जो है कुछ बहुत हद तक बदल चुका है। मतलब ये सोशल मीडिया का प्रचार को देखें तो मुद्दे कहीं दूर छूट रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी, मुद्दे दूर, वाकई में मुद्दे दूर छूट रहे हैं। देखा जाए तो भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, तो मुद्दे दिखाई भी दे रहे हैं। पर देखा जाए तो जो इस समय जो मीडिया का दौर है, अगर आप उसको राष्ट्रीय मीडिया को देखिए, चाहे प्रदेश के मीडिया को देखिए, तो ये दौर बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आम जनता तो सच जान ही रही है। अगर आप मीडिया पे कितना यकीन करें ना करें आप, या सोशल मीडिया पे आप कितना यकीन करें ना करें, क्योंकि आदमी मुद्दों से, अगर बाय द वे मेरा किसी विभाग में काम है, या मेरा कहीं कोई किसी छोटे स्तर में तहसील में काम है, तो आदमी जब देखता है वहाँ की स्थिति, उसको तो वो तो पूरी ढंग से वो स्थिति जान रहा है ना। अब मीडिया में मैं लिख रहा हूँ अच्छा हो रहा, वो तो आदमी बताएगा आपको, वो बेचारी जनता बताएगी। अब जिस गांव में जमीन सड़क नहीं है, लंबे समय से गांव वाले वो अपने आने जाने के लिए महिलाओं को दिक्कतें का सामना करना पड़ा है, सामान आने जाने में जो हो रहा है, वो तो पीड़ा गांव वाला ज़्यादा जान सकता है ना। मेरे से तो ज़्यादा जो शहरों में लोग रह रहे हैं, उनकी अपेक्षा गांव वाला ज़्यादा जान सकता है। जो पेयजल का संकट है, जो सड़क का संकट है, जो उसकी अन्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो तो गांव में जो हो रहा है, वो तो उससे रोज वो समस्या से उसको झेलनी पड़ रही है वो समस्याएं। अच्छा, ये बताइए, उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में डेमोग्राफी चेंज कितना हुआ है? आपको कितना लगा ये? डेमोग्राफी चेंज तो काफ़ी बड़ा है। अगर पुराने हम आंकड़े लें, अगर हम यहाँ की रामनगर की बात कर लें, अगर हम आपका नैनीताल की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज काफ़ी हद तक हुआ है। जगह जगह पर देखिए आप, जहाँ पर पहले कुछ मस्जिदें बनी हैं, और जो हमारा जो पहाड़ों से पलायन, जहाँ लोगों का कुमाऊँ क्षेत्र में देखे, कुमाऊँ के लोगों का पलायन बढ़ा है, जो शहर की ओर आए हैं, गाँव अच्छे गाँव हैं, जो गांव खाली हो गए हैं। वही गढ़वाल की अगर हम बात करें, तो गांव से मतलब जो शिक्षा है, रोजगार है, और आपका स्वास्थ्य है, इसको लेकर के लोगों ने गांव से पलायन किया है। अधिकतर आप उसको छोड़ने के कारण क्या है, अगर गांव में अगर हमको सब सुविधाएं मिल जाएंगी, तो यहाँ की ओर, जो शहरों की ओर आदमी आ रहा, क्यों आए? मतलब मूलभूत आवश्यकता उसकी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। ये तो आप इसको पलायन की दिशा में लेके आएंगे। जो डेमोग्राफी की मैं बात कर रहा था, तो डेमोग्राफी आपने बोला कि डेमोग्राफी काफी चेंज हो रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पहाड़ हमारा खाली हो रहा है। अब दूसरा, अगर हम डेमोग्राफी की चेंज, मैं इसी से जोड़ के बता रहा हूँ आपको, हमने तो गांव छोड़ दिया है, जो हमारे लोग हैं। अब जो हमारे जो बीच में किसी के मकान बन रहे हैं, या कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहा है, तो जो ये दूसरा अधिकतर जो काम काज करने वाले युवक हैं, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हैं, वो वहाँ जाके अपना रोजगार कर रहा है, चाहे वो मजदूर के तौर पर कर रहा है। धीरे धीरे देख रहा है कि गाँव में औने पौने दामों में आपकी ज़मीनें मिल रही हैं, वो ज़मीनों को खरीद रहा है। आजकल आप देखिए, चाहे भीमताल को देखिए, चाहे शामखेत के पास देखिए, चाहे अल्मोड़े में मछखाली को देखिए, अल्मोड़ जिले में और जगहों पे देखिए, पिथौरागढ़ देखिए, वहाँ जिस ढंग से आप देखिए कि जिस ढंग से निर्माण कार्य हो रहा है, किन लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, पूरा। अगर बीच में देखिए अल्मोड़े में कुछ लोग जो अपने इससे जागरूक हैं, वो रोज अपनी बैठकें कर रहे हैं। अधिकतर ज़मीनें सब बिक रही है, वो बेचारे रोज जा रहे हैं ज़मीनों का, वो कह रहे हैं कि गलत ढंग से ज़मीन बेची जा रही है, गलत ढंग से कब्जा किया जा रहा है। आज भी कहाँ भू कानून है, बताइए आप। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? नहीं, ये तो पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, इसमें हमारे बीच के लोग भी शामिल हैं। ऊपर के स्तर के, जो चाहे प्रशासनिक तौर की हम बात करें, कुछ लोग बगैर संरक्षण के क्या काम हो सकता है, आप ही बताइए।
तो इसके लिए तो सरकार काफ़ी सख्त है, क्या इसका असर नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, इसका असर जो हम देख रहे हैं, आज रोज़मर्रा की चीज़ों देख रहे हैं। आप गाँव का देखिए, आप रामगढ़ का दौरा करिए, आप मुक्तेश्वर में देखिए, मतलब आपके नियम को तो तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कार्रवाई जब होगी तब तक तो बिल्डर ने सब बना दिए या सब ज़मीन बिक गई है। वही ज़मीन बिकी है, औने-पौने दामों में ज़मीनें बिकी हुई हैं। वही ज़मीनें कल को हमारे ही लोग उन ज़मीनों को खरीद रहे हैं, जिसको हम औने-पौने दाम में हमारे ही लोग बेच रहे हैं। ये तो पहाड़ के लिए कहिए, आप यहाँ के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस पे तो हमको और अभी इस कानून को मतलब कठोरता के साथ लागू करने की जरूरत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मंचों से ही उस बात को कहकर बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको अभी सशक्त रूप से धरातल पर उतारने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसा हिमाचल प्रदेश में है वो कानून, उसी तर्ज में बनाया जाए और उसको वाक़ई में अब यहाँ क्या है कि किसी पुरुष ने ज़मीन खरीदी, उसकी अलग जो मामले सामने आए हैं, उसकी वाइफ़ ने भी खरीदी, उसके बच्चों ने भी खरीदी, तो कहाँ रह गया वो जो पैमाना है, उससे तो कहीं ज़्यादा ज़मीन खरीद दी गई है। अब जाँच हो रही है, अभी धीरे-धीरे सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब ये पूरा कब अमल में आता है, कब तक जो बेचारे जो गरीब आदमी है उसको न्याय मिल पाएगा। आज भी देखिए, आदमी ने बयाना दे रखा ज़मीन का, उसने कहा भाई साहब ये ज़मीन तो मेरी होगी। धीरे-धीरे ज़मीन बेच करके वो जो गरीब की काश्तकार की ज़मीन ली है, क्या उसे वो मूल्य मिला जो उचित मूल्य उसको मिलना चाहिए? मतलब इसके पीछे प्रॉपर्टी डीलर का नेक्सस है। पूरा नेक्सस है, भूमाफिया तो हावी है ही है। भूमाफिया कहाँ के हैं वो लोग? भूमाफिया तो हमारे और आपके बीच के भी हैं, बाहर के भी हैं, तो पूरा एक नेक्सस है इसके बीच में। तो ये भी कहा जा रहा है कि धर्म विशेष के लोग ज़्यादा पैसा देकर ज़मीनें खरीद रहे हैं। क्या ये बात सच है? अब आप देखिए, अगर यहाँ कहीं दुकानें बिकती हैं या कहीं ज़मीनें बिकती हैं, तो उसमें जिसके अब उनको हो सकता है, माना जा सकता है कहीं किसी को फंडिंग हो रही है, क्योंकि हमारा आदमी तो पहाड़ का आदमी है, मेहनत कश आदमी है। वो जो आप पैसा कह रहे हैं, क्या सब आदमी जो पहाड़ की अगर आप स्थितियाँ देखिए, आप तो पहाड़ से जुड़े हुए हैं, क्या उतना पैसा दे सकता है वो ज़मीन का जो मूल्य है? अब तो आपने सर्किल रेट भी बढ़ा दिए हैं। अब तो ज़मीन के जो मूल्य है, ज़मीन का रेट तो वैसे भी बढ़ चुका है सर्किल रेट बढ़ने के बाद। आपकी बात सही है, अभी भी जो देखा जा रहा है कि जो आप और जो जनरल आदमी पैसा देता है, उससे अधिक पैसा दे करके ज़मीन बिक रही है। जैसा कि अब उत्तराखंड राज्य चुनाव की दिशा में जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों ने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन-सी पार्टी किस पर ज़्यादा भारी है? भारी की बात तो नहीं, सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो लोगों के बीच में जाएगी। अब कांग्रेस उसको कितना भुना पाती है, कांग्रेस कितना लोगों के बीच में ये मुद्दों को उकेर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जो कांग्रेस भी बात कर रही है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, इनको लेकर के चुनाव मैदान में है। जैसे अंकिता हत्याकांड है, उनका कहना है कि प्रदेश में, कांग्रेस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक अपने आप में बहुत बड़ी ये इस समय समस्या है। और जिस ढंग से अवैध खनन हो रहा है और आपका ये शराब माफिया हावी हैं, उसको लेकर के कांग्रेस विपक्ष पुरजोर तो है। अब विपक्ष कितनी एकजुटता दिखा पाता है और चुनाव में लोगों को, मुद्दों को कैसे ले जा पाता है जगह-जगह, तो ये तो देखने वाली, आने वाले समय में देखने वाली बात। जैसे कि आपने उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है। जो मुद्दे आज कांग्रेस उठा रही है भाजपा के विरोध में, क्या जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तराखंड में, उस दौरान ये चीज़ें नहीं होती थी? नहीं, उस समय भी ये चीज़ें थी, उस समय ये तो कोई भी सरकार रही है, मुद्दे तो अपनी जगह ये रहेंगे ही रहेंगे। ये चुनावी मुद्दे हैं मतलब? ये तो चुनावी मुद्दे हैं। अब ये देखा जाए कि इस समय 4 साल अब पूरे हो गए हैं, सरकार अभी चुनावी वर्ष है। अब कांग्रेस ये देखा जाएगा कि ये मुद्दों को किस ढंग से उठा पाती है, किस ढंग से वो जो भ्रष्टाचार जिसकी कांग्रेस बात कर रही है, जिन बातों को लेकर के, किस ढंग से आम लोगों तक ये चीज़ को वो पहुंचा पाती है। क्या कांग्रेस अगर एकजुटता के साथ काम करेगी तब तो देखा जाएगा कोई स्थिति ठीक रहेगी। मेन तो है कि बूथ लेवल में कांग्रेस ने कितना काम किया, क्या संगठन को कितनी मजबूती दी है, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें जो संगठन की भूमिका अहम होगी। किस ढंग से लोगों के बीच में आप अपनी बातों को रखते हैं, क्या ले जाते हैं, किन मुद्दों को आप ले जाते हैं, चाहे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, स्वास्थ्य का है। अभी देखिए आप गाँव-गाँव में अभी आंदोलन चल रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। अभी बीच में कुछ दिनों पहले चौखुटिया में बड़ा आंदोलन था, उसके बाद शालदे, अल्मोड़ा जिले के शालदे में आंदोलन हुआ। उसी ढंग से देखिए गढ़वाल में चल रहा है कि लोग, ये जो पीड़ा है स्वास्थ्य की पीड़ा, गांव-गांव में अभी भी दिक्कतें हैं, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे डॉक्टरों की कमी, उनसे तो आम आदमी तो जूझ ही रहा है। आम मरीज तो जूझ रहा है ना। हर एक के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो बाहर महानगरों में जा करके, बड़ी जगहों में जा करके एकदम इलाज करा ले।
तो इसका मतलब जनता में अभी सरकार के प्रति आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत नाराजगी है? नहीं, जनता में इन मुद्दों को लेकर तो नाराजगी है। अभी कांग्रेस ये किस ढंग से मुद्दे उठाता है, क्या कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के साथ इन मुद्दों के साथ कनेक्ट हो पाती है या खाली हवा हवाई सोशल मीडिया पर ही चले गए सर? हाँ, ये अगर कनेक्ट होती है तो उसके बाद तो मान सकते हैं कि अच्छे ढंग से जो दोनों के बीच में है, चाहे गढ़वाल में कहीं कुमाऊं में है, जो सीटों का आपस में किस कैंडिडेट को मेहनत देखा जाएगा कि टिकट मिलता है, क्या जिताऊ उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देती है, वही भाजपा में है कि जिताऊ होता है, या आपका भाई भती कुछ जैसे सीटों में देखा जा रहा है। अपने अपने अभी से कांग्रेस भाजपा के अंदर भी लॉबिंग शुरू करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम काला ढूंगी विधानसभा की बात करें तो यहाँ अलग अलग जो दावेदार हैं उन्होंने वो धीरे धीरे अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। हल्द्वानी काला ढूंगी की बात जी कर रहे जी। हैं। अच्छा, उत्तराखंड में यूकेडी का भविष्य क्या लग रहा है अभी आपको? नहीं, यूकेडी को अगर देखा जाए तो यूकेडी के पास मुद्दे तो उनके पास बहुत अच्छे मुद्दे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्र से जो जुड़ी, अगर उत्तराखंड आंदोलन की हम बात करें तो यूकेडी ने जो प्रमुखता के साथ इन चीज़ों को, इन बातों को, जो लोगों की समस्याएं थी उनको लोगों के सामने रखा। और यूकेडी ने उत्तराखंड आंदोलन में होने को तो उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड वासियों ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सबकी भूमिका में, आपकी मेरी, चाहे पत्रकार हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे किसी भी दल के महिलाएं हों उत्तराखंड की, सब ने अच्छी भागीदारी की, सब आगे बढ़ के सामने आई। और यूकेडी का भी आंदोलन को लेके बहुत बड़ा अपना, यूकेडी की एक बहुत बड़ी पहचान इस आंदोलन को लेके हुई, क्योंकि यूकेडी की पहले से ही परिकल्पना चल रही थी कि इस ढंग से उत्तराखंड को यूपी से अलग करके अलग। हम आज की तारीख में देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में समस्याएं तो उठा रहे हैं लोग, भी समस्याएं भी अच्छी उठा रहे, पर एक देखा जाए तो संसाधन की कमी भी पार्टी के पास मानी जा सकती। मतलब यूकेडी वाले क्या संगठित है पूरे राज्य में, या इनका भी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है? नहीं, एकदम संगठित होने की, अगर जहाँ तक मैं देखता हूँ अलग अलग है। जैसे दोराहाट में माने जाए तो सीट आप मजबूत एक यूकेडी की कुछ मानी जा सकती है। जैसे यूकेडी में पहले कई विधायक थे, आज की तारीख में आप पहले देखा जाए तो विपिन त्रिपाठी जी रहे। विपिन त्रिपाठी जी के कार्यकाल में आज दोराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, उन्होंने कई अपनी विधानसभा में कई अभूतपूर्व काम किए हैं, जिससे लोग आज भी विपिन त्रिपाठी को याद करते हैं। यूकेडी जो है, कुछ पुराने लोग जो थे, जो उस समय डीडी पंजी, स्वर्गीय डीडी पंजी थे, शिक्षाविद थे, वो हुए, आपके काशी सिंह हरी जी हुए, और कुछ जो उस समय के पुराने वैसे कुछ गढ़वाल में थे जो जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी काम किया उस समय। और आज देखें तो धीरे धीरे इस समय यूकेडी एक थी, पर आप अगर चले जाइए 3 साल पहले तो यूकेडी में अब धीरे धीरे जो चीज़ दिखाई दे रही है, अब मजबूत, अब यूकेडी अपने को एक सशक्त करने का प्रयास कर रही है। अब कितना इसमें सफल होती है ये तो आने वाला है। इसमें अभी ऐसे बड़े लीडर हैं जो जनता को अपने से जोड़ सके? बड़े लीडर तो आप बैठ करके, ये तो बैठ करके मीटिंग, यूकेडी की मीटिंग तो आप देखिए अल्मोड़ा भी हो रही है, देहरादून भी हो रही है। अब ये कितना जो क्षेत्रीय अन्य दल हैं, जैसे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, जो छोटे छोटे दल हैं, क्या ये संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये चीज़ तो अभी साथ नहीं आई ना। ये चीज़ का तो पता तब चलेगा जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं कि इनकी उस समय क्या भूमिका रहती है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जैसे, या और जो है अपने देहरादून क्षेत्र में भी छोटे छोटे स्वाभिमान मोर्चा ही है, बॉबी पवार, ये आपस में क्या मिलजुल के चुनाव लड़ पाएंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इसके तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और उत्तराखंड की राजनीति पे आगे फिर आपसे बात करेंगे। तब तक हमें दे इजाज़त आप भी, और धन्यवाद आप। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।